नारायण नारायण दगड़ियों। नारायण नारायण। आप सभी का पानी पर चर्चा विषय पर आप सभी का स्वागत है। तो बोला, जैसा आप देख पाएंगे कि इस समय हमारा जो पानी का गिलास है वो आधे से भी कम है। इसके पीछे एक मूल कारण है जल, जंगल और जमीन। और ये तीन जौ हैं, ये एक दूसरे से पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं। अब आपका प्रश्न आएगा कि ये गिलास आधे से भी कम क्यों? तो ये फिलहाल पूरे देश को पानी पिलाने वाली और कम से कम पूरे उत्तर भारत को पानी पिलाने वाला हमारा प्रदेश, उसकी स्थिति हो गई है। तो अतः आज की चर्चा का विषय हमारा जल, जंगल और जमीन है, और जो कि अपने लिए ही प्यासा रह गया है। तो आशुतोष जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो अमित जी, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। हमारा जो उत्तराखंड बना, जिसे बने हुए 21 साल से अधिक हो चुके हैं। 21 साल से अधिक होने के बावजूद ये जो जल, जंगल, जमीन था, ये नारा, जो कि जिस मुद्दे पर ये उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ, आज तक ये नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह चुका है। और इसकी वजहें क्या हैं? इसकी वजहें ये हैं कि इस नारे का नाम लेकर जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, वो सब लोग ही इस नारे को भूल चुके हैं जी। इसमें मैं एक चीज आपको थोड़ा सा इसकी जरा पृष्ठभूमि पर मैं जाना चाहूंगा आशुतोष जी। समग्र में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब बना, तो उस समय पर भी एक नारा प्रबल था, वो था जल, जंगल और जमीन का। हुआ ये था कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के समय पर या उससे पहले भी हमारा जब ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, तो उस समय पर एक हिल डेवलपमेंट बोर्ड नाम से एक पूरा का पूरा एक मद होता था, एक हेड होता था, जिसके अंतर्गत पूरा यहाँ के विकास हुआ करता था। तो उसके द्वारा जो है यहाँ पूरे प्रदेश में आपका बजट एलोकेट होता था हमारे मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, यानी उत्तराखंड जो कि आज का हाल का उत्तराखंड है, उसके लिए एक बजट एलोकेट होता था हिल डेवलपमेंट बोर्ड पे। अब उसमें समस्या ये आई कि ये जो बोर्ड था, वो उसकी जितनी भी बजट होता था वो लखनऊ से होता था। ये तो एक बात हुई। अब लखनऊ यहाँ से काफी दूर बैठता था। देखा जाए तो दिल्ली हमारे लिए ज्यादा नजदीक होगा जी, और लखनऊ हमारे लिए ज्यादा दूर था। मतलब हमारे जो यूपी प्रदेश की राजधानी है वो पहाड़ों से ज्यादा दूर थी, बजाय इसके कि देश की राजधानी है। दूसरी बात ये आई कि उस हिल डेवलपमेंट बोर्ड में जो है यहाँ के लिए जो बजट आवंटन होता था वो बहुत कम होता था। और वहीं यहाँ अब उसके करके क्या है, यहाँ की स्थानीय जनता पे रोष था। अब रोष इसलिए था क्योंकि मेन जो दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि यहाँ का पानी, यहाँ के लकड़ी, इमारती लकड़ी से लेकर के जलाने वाली लकड़ी तक का, और यहाँ की आपका रेता खनन के लिए या और मिनरल्स वगैरह, वो पूरे जो है वो पूरे यूपी को सप्लाई होता था या पूरे देश में जाता था, यानी उससे राजस्व आता था। कहने का मतलब उत्तराखंड से जितना भी रिसोर्स है जी, उसका मुख्य फायदा उत्तराखंड को होने की बजाय सब मैदानी क्षेत्र को होता था। मैदानी क्षेत्रों को या फिर अन्य यूपी के पार्टियों को होता था, जिसके करके पूरी एक जनता में रोष था। और इसलिए जो है जल, जंगल, जमीन या अपनों प्रदेश, अपनों विकास की एक यहाँ के लोगों में एक अलग जगी, और जिसके आधार पर एक आंदोलन हुआ। अब ये आंदोलन ने ज्यादा तेजी तब पकड़ी जब मुलायम गवर्नमेंट आई। उस समय पे बहुत ज्यादा यहाँ पर अनदेखी हुई। हमारे प्रदेश मतलब हिल डेवलपमेंट बोर्ड में बहुत कम बजट एलोकेट हुआ, जिसके करके यहाँ पे कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो पाती थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे जी, वो उस लेवल पर, उस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से हमारे लिए वो चीज नहीं डिमांड कर पाते थे।
या करना नहीं चाहते थे, और जो लोग करते थे उनको शायद शांत करवा दिया जाता था। जी देखिए, पहले यूपी की अगर हम बात करें तो बात आती है विधायिका की। अब विधायिका में अगर हम बात करें तो विधायिका में पहाड़ी क्षेत्र से मतलब यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में संख्या बल वैसे ही कम था, और उसके अलावा यहाँ के नेता तो यहाँ के नेताओं की वहाँ चल नहीं पाती थी, जिसके करके किया है एक आम जनता में और इवन हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनमें भी एक रोष था, और वही रोष एक कारण बना यहाँ के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीछे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अब भी वो स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, जबकि 20 साल से अधिक हमारे प्रदेश को बने हुए हो गए हैं उत्तराखंड को। नहीं, अब तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर नेताएं हैं, ये किसी समय में ये कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। अब तो ये खुद ही लोग हैं जो इस बात को सुन भी सकते हैं और इन पे कार्य भी कर सकते हैं। जी, आपका कहना तो ठीक है, किंतु हुआ क्या उसमें कि यहाँ हो गए, यहाँ पर पे एक होती है आपकी विधायिका जो कि नीति निर्धारित करती है, और एक उसके बाद होती है कार्यपालिका यानी कि आपका सचिवालय या अफसरशाही जिसे कहें। अब अफसर या पूरे विधायक जो आपका सचिवालय है वहां पर पे वही लोग वापस यहाँ आ गए उत्तराखंड में। अच्छा, वही सचिवालय उत्तर प्रदेश में जितने भी जो ग्राउंड वर्क में जो काम करने वाले लोग थे जी, जो कार्यालय वगैरह बनाते थे वो क्रियान्वयन करते थे, वो सारे यहाँ आ गए, वो सारे के सारे यहाँ आ गए। उस करके जो है यहाँ पर पे नीतियों का ढंग से फॉलोअप नहीं हो पाया, तो हालत वैसे के वैसे ही रहे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ के लिए रही है हमारे प्रदेश के लिए। इसका मतलब इन सब चीजों का एक सोल्यूशन ये भी निकल सकता है कि हमारी कार्यपालिका में या खासकर जो अफसरशाही है उसमें वो लोग हों जो लोग जमीन से जुड़े हुए हों। देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई नई चीज प्रारंभ होती है तो उस समय पर पे एक परिपाटी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। परिपाटी, क्योंकि यूपी की परिपाटी आपने फॉलो करी, तो अब अगर हम नई भी पौध करेंगे तो भैया वो जाएगी तो उसी फर्मे में जाके फिट होगी। तो अगर हम कोई करना भी चाहे तो सिस्टम इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि वो चाह कर भी नहीं कर सकता, उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। ये हाल अफसरशाही में भी है और ये हाल अब राजनीति में भी आ गया है। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो हुआ यह है कि इस समय का जो है स्थितियां, उसमें जो हमारे 3 जौ हैं यानी कि जल, जंगल और जमीन, उस पर पे टोटली बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने उत्तराखंड को केवल एक दोहन की जगह बना रखा है। जी बिल्कुल। और ये उत्तराखंड के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं जी। और इस वजह से हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस स्थिति का सपना हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों ने भी देखा है। देखिए, किसी भी योजना को बनाने के या किसी भी विभाग को अगर आप बना रहे हैं, अगर उसमें लोकल का रोल नहीं होगा तो वो योजनाएं जो है फेल होना असंभवी है। मतलब वो फेल हो ही जाएगी। कारण क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई योजना माना मेरे क्षेत्र के लिए बनती है, मेरे गांव के लिए बनती है, तो क्या मुझे जो प्रॉब्लम है जो मैं झेल रहा हूँ मुझे ज़्यादा पता होगी कि या जो वो देहरादून में या फिर हल्द्वानी में बैठा एक अफसर है उसे ज़्यादा पता होगी। ये एक बहुत मतलब सोचनीय बात है। अब आप जो नीति निर्धारण या फिर आप जो योजनाएं बना रहे हैं वो बना रहे हैं आप देहरादून में या फिर हल्द्वानी में बैठ करके, लेकिन उसको जो झेल रहा है, जो दिक्कतें का सामना कर रहा है, वो तो एक आम व्यक्ति है जो कि दूर कहीं पहाड़ में बैठा हुआ है। माना उसके यहाँ पर पे पानी की एक दिक्कत आती है, ठीक है, उसके यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब आपने उसके लिए योजना बना दी कि चलिए हम जो है एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। अब पाइपलाइन आप कहाँ से बिछा रहे हैं? आपने माना कहा कि वो वहाँ फला नाला है और उस नाले से मैं ये पाइपलाइन बिछाता हूँ।
अब लेकिन आप मूल में नहीं गए। मूल में ये था कि वहां पर पे जो है वो नाला ऑलरेडी सूख गया है और आप फिर भी उसमें जो है पाइपलाइन बिछा रहे हैं। अब सरकार की कागजों की योजना में तो पाइप बिछ चुके हैं या फिर आपका वहां पर पे, किंतु पानी तो नहीं आया। असल कारण ये बहुत बड़ा है। अच्छा चलिए अमित जी, अब हम आगे कुछ इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो शुरुआत जैसे हम जल जंगल जमीन में जल से ही करते हैं जी। जैसे कि हमने पानी पे चर्चा के दौरान ये आधे गिलास रखे, तो इसका एक दूरगामी मतलब भी हो सकता है जी कि आज मुझे प्यास तो एक गिलास के बराबर लगी है, लेकिन मुझे पानी मिलेगा सिर्फ आधा गिलास जी। तो ये बात, जैसा कि सभी लोग इस बात को एक आम भाषा में हो गया है कि अब आप लोगों को जो अगला विश्व युद्ध देखने के लिए मिलेगा वो होगा पानी के ऊपर। बिल्कुल। तो पानी के ऊपर विश्व युद्ध तो जब होगा तब होगा, लेकिन पानी के बिना तो लोग मरने आज से ही लग गए हैं जी। मैं हर किसी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब अखबारों में मैं ये ना देखूं कि पानी की किल्लत के लिए किसी ने जल संस्थान का घेराव किया या कोई धरना प्रदर्शन किया या फिर कोई टैंकर का ऐड कि भाई हम पानी दिलाते हैं। तो ये स्थिति तो होने लग गई है। पहाड़ों में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जरा आप कुछ खुलकर चर्चा करेंगे? की दिक्कत है। देखिए, अगर आपको पहाड़ों की पूरी मतलब प्रकृति की एक इकोलॉजी को समझना पड़ेगा इस समस्या से समाधान के लिए। अगर मैं अपना पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो ये 4 तरह के इसमें आपके माउंटेन्स आते हैं। 4 तरह की पर्वत श्रेणी है। एक सबसे पहली आती है आपकी अपर हिमालय। अपर हिमालय अर्थात ग्लेशियर। अब उत्तराखंड में से प्रमुखतः 3 बहुत बड़ी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना और काली। ये नदियों में जो सतत प्रवाह आ रहा है ये आ रहा है इन्हीं ग्लेशियरों के द्वारा। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं जो कि बुग्याली लैंड है, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बुग्याल कहते हैं। वहां पर पे जो आपका जो है वहां बर्फ ना पड़ना, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे का रीजन आता है जिसमें कि आपका अल्मोड़ा, पौड़िया और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है बागेश्वर, वो रीजन आता है यानी कि मिडिल हिमालय। और उसके बाद सबसे नीचे का हिस्सा आता है वो आता है भाबर और तराई का। ये 4 तो हमारे उत्तराखंड के 4 तरह के माउंटेन श्रृंखलाएं हैं। अब इनमें पहली श्रृंखला जो है वो आती है अपर हिमालय की, जिसको तीथरीज भी कहते हैं। तीथरीज से आपके ग्लेशियर निकलते हैं, ठीक है। तीथरीज में ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा ही ये बड़ी बड़ी नदियां बनती हैं। उसके बाद आते हैं बुग्याल। बुग्याल वाली जो जगहें हैं वहां से आपके बनते हैं गाढ़ और गदेरे, जिसके द्वारा कि नीचे यानी कि मिडिल हिमालय को पानी की फीडिंग होती है। और उसके बाद वहां से होकर के वो पानी आपका आता है भाबर में। अब अगर मैं भाबर की इकोलॉजी बताऊं तो देखिए, ऊपर पहाड़ों में तो बहाव काफी तेज होता है पानी का। नीचे जब वो गिरती है नदी, एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जब नदी बहती है तो आधी नदी दिखती है और आधी से ज्यादा नीचे ग्राउंड में बहती है। तो उस समय जब वो बहती है तो एक पंजा सा नीचे को आता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी भाबर हो, चाहे वो हमारा हल्द्वानी क्षेत्र हो, चाहे वो कोटद्वार क्षेत्र हो, जितने भी भाबर के रीजन होंगे वहां पर पे पानी का लेवल यानी स्ट्राटा लेवल जो है वाटर टेबल वो हमेशा 100 मीटर से नीचे मिलेगा। उसके बाद आपका आखिरला रीजन आता है वो आता है आपका तराई। तराई में आपको पानी काफी कम डिस्टेंस पे मतलब कम स्ट्राटा पे मिल जाएगा, से कि आपको 40 या 50 फीट पर पे आपको पानी उपलब्ध होगा। अब सारे वो एरिया जो जैसे कि ऋषिकेश से नीचे के एरिया, हरिद्वार कह सकते हैं आप, और यहाँ पे उधम सिंह नगर का जिला जी, सब उसी की तराई में आता है। अब हर किसी जगह की अपनी अपना इकोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी जो हमारे अभी गर्मियां प्रारंभ होने वाली हैं, उससे पहले ही इवन जाड़ों में भी आपका इस बार करीब पिछले 8 महीने से बारिश नहीं हुई। अपर जो रीजन है वहां पर पे तो बारिश हो रही है या बर्फ पड़ रही है, वो रीजन है ग्लेशियर्स के।
उन ग्लेशियर से जो है जो पानी का रिसाव होगा वो आपका सीधे नदियों में बहेगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है आपके बुग्याली रीजन में, यानी कि आपका जैसे अगर हम बात करें तो जोशीमठ, बद्रीनाथ की शुरुआत, या यहाँ पर पे आपका मुनस्यारी, थल, ग्वालदम से थोड़ा ऊपर के ऊपर के गांव, या आपका कपकोट रीजन, उस रीजन में, या चमोली रीजन के काफ़ी सारे जो गांव हैं वहाँ पर पे बर्फ़ नहीं पड़ी। अब वो बर्फ़ नहीं पड़ी तो उसके करके क्या है, आपके जो गाढ़ गदेरे हैं वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसमें पानी का कम हो गया है। एक रीजन तो ये है। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जिन रीजन का नाम आपने बताया जी, क्या उन इलाकों में इस समय पानी की उपलब्धता पर्याप्त है या फिर वहाँ पर भी पानी की कमी होने लग गई है? जबकि आप कह रहे हैं कि वहाँ लगातार बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन क्या वहाँ पर पीने के लिए पानी अवेलेबल है? नहीं, आप एक इस चीज को समझिए कि एक हायर अल्टीट्यूड का रीजन है जिसको कि हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियर का मतलब है कि उसका 1/10 पार्ट यानी कि 1/10 पार्ट जो है वो तो आपका दिखता है, और बाकी का जो पार्ट है 9/10 यानी कि 0.9 90% जो पार्ट होता है वो धंसा रहता है, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लोटेशन के नियम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो वहाँ का पानी तो सीधे बड़ी बड़ी जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं उनमें बहता है, लेकिन वो नदियाँ तो सीधे सीधे आपकी नीचे को बह आई। उसके बाद वाले जो बुग्याली रीजन है, यानी कि आपका हिमालय की शुरुआत जहाँ से हो रही है, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए उसमें आपका धारचूला, आपका मुनस्यारी, ग्वालदम, आपका चमोली जिले के जोशीमठ रीजन, या इधर जौनसार में ऊपर के जो रीजन है, यहाँ पर पे जो पानी आ रहा है, मतलब जो बुग्याली रीजन है वहाँ के, जहाँ से कि हिमालय की जस्ट स्टार्ट हो रही है, जहाँ बुग्याल है हमारे, वो रीजन में बर्फ़ ना पड़ना। अब वो वहाँ पर पे बर्फ़ पिछले 8 महीने से ढंग से पड़ी नहीं है, जिसके करके कि उससे जो नीचे के रीजन्स है वहाँ पर पे आप चाहे अल्मोड़ा लीजिए, आप बागेश्वर लीजिए, आप चाहे पौड़ी लीजिए, या आप रुद्रप्रयाग लीजिए, या फिर आप देहरादून लीजिए, या आप उत्तरकाशी लीजिए, वहाँ के कई सारे रीजन में पानी की किल्लत अभी होली से पहले ही आने लगी है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि होता क्या है कि जैसे पानी का एक डेफिनेट लेवल होता है जी, और पूरा पानी एक तरह से कम या ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। होता यह है कि अल्मोड़ा वाले अगर पानी पी रहे हैं तो वो डेफिनेट ग्राउंड वाटर पी रहे हैं। अगर ऊपर बरसात ना हुई और नीचे पानी खत्म हो गया तो ऊपर का पानी यहाँ पे आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो उसको तब तक कोशिश करेगा जब तक नीचे की ओर के पानी खत्म ना हुए हों। ऐसे ही पानी अगर एक साइड कम होता जाता है तो दूसरी ओर अपने आप ही कम होता जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर के करके पानी तो नीचे को ही तो अगर पानी अल्मोड़ा से नीचे कम हुआ तो अल्मोड़ा का पानी नीचे की ओर चला जाएगा, तो अल्मोड़ा में पानी की प्रॉब्लम हो गई, और अल्मोड़ा में पानी की प्रॉब्लम हो गई तो ऊपर भी पानी की प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब ये एक चेन है। ये एक ऐसी चेन है कि इसमें सिर्फ अल्मोड़ा वाले अगर अपनी पानी का प्रबंधन कर लें तो इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, शुरुआत कहीं ना कहीं से हमें करनी पड़ेगी, लेकिन केवल एक इलाके में प्रबंधन से काम नहीं चलेगा। हर इलाके में अपने अपने तरह का प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो आशुतोष भाई, आपने जो जानकारी दी इसी में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने अल्मोड़ा शहर के बारे में बात करी, तो अल्मोड़ा जो शहर है वो नौलों का आप एक तरीके से मतलब जिला कह सकते हैं। मतलब मैं जिला ना कह करके एक पूरा का पूरा कुमाऊं का रचा बसा एक स्थान है। दूसरा और आपका एक पौड़ी है, तो पौड़ी जो है वहाँ पर पे आपके खाल हैं। अब इन दोनों के कुछ ना कुछ मतलब हैं। जैसे कि अगर आप पौड़ी में जाएं तो पौड़ी में कई जगह मतलब बहुत सारी जगहों का नाम ही खाल पे है। इसी तरीके से अगर आप अल्मोड़ा जाएं तो वहाँ पर पे बहुत सारी जगहों का नाम जो है वो नौलों के हिसाब से ही है। इनके कारण ये थे कि वहाँ पर पे ये नौले या ये खाल थे। अब इनका एक वाटर की या फिर जल जंगल ज़मीन से एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है।
और वो रिश्ता ये रहा है कि ऊपर का आपका जो एरिया आया पहाड़ का, वहाँ पर पे आपने क्या किया कि माना आपने एक बड़ा सा एक खाल बनाया। खाल का मतलब हम दर्शकों को बता दें एक तालाब को खाल कहा जाता है जी। अब वो खाल आपने बनाई तो बरसातों में वो खाल में जो है पानी भर गया, ठीक है। अब आपकी काम क्या है कि आपको उस खाल की रक्षा करके रखनी है, ठीक है। एक बिलोंगिंगनेस के हिसाब से आदमी जो है उसकी पूरी रक्षा भी करता था, उसी के हिसाब से लोक संस्कृति भी हमारी यहाँ की रही है। अब वो खाल से जो पानी है नीचे धीरे धीरे नीचे को रिसा, उसी से नौले बने। अब हुआ क्या है कि पिछले कई वर्षों से, खासकर जब से उत्तराखंड बना है, तो अनियंत्रित यहाँ पर पे बिना किसी सोच समझ के अवैज्ञानिक मतलब अवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर पे निर्माण कार्य शुरू हो गए। अब इन निर्माण कार्यों में क्या हुआ कि उन्होंने जो प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पर पे नौलों के लिए पानी आ रहा था, एक अलग से एक धारा बनी हुई थी, वो धारा जो है वो सारे के सारे तोड़ दी, वो टूट गई, ठीक है। तो अब वो पानी का रिसाव जो वहाँ नाले में आना था वो नहीं हुआ है, तो उस करके क्या है कि वो नाले ख़त्म हो गए, ठीक है। इसका ताज़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 साल पहले नैनीताल में बरसात के समय पे कई सारे होटलों में मलबा आया। तो हुआ क्या था कि पहले वहाँ पर पे नौले होते थे, अब जैसे लोगों ने क्या है वो विकास के नाम पर पे वहाँ पर पे अपने मकान बनाने शुरू करे, होटल बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो वहाँ पर पे जो नौले थे वो नौला जो है वो कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि एक नेचुरल एक पैसेज बना हुआ है, यानी कि एक प्राकृतिक जो है एक रास्ता बना था, वो रास्ता जो है वो बाधित हुआ। अब वो जो है वो अपने आप पानी ने, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, फोर्स से आता है, तो वो अपना रास्ता बना रहा है, साथ में उसने मिट्टी भी आई और वह सीधे जा कर के जो है वहाँ के मकानों में बढ़ी, ठीक है। अब इसी के करके आपका जो पहाड़ों में एक आपने सुना होगा गाढ़ गधेरे और एक रजबे आते हैं, वो भी इसी का कारण है कि हुआ क्या कि आपने जो है नेचुरल जो पहले से पैसे चला आ रहा है उसे बाधित कर दिया किसी भी कारण से, खासकर आपने जो है उसमें अनियंत्रित आपने जो है कंस्ट्रक्शन करा। अब क्या होगा, वो जो है पूरा का पूरा आपका जो है वहाँ पर पे वो बाधित हुआ, तो कभी ना कभी बरसातों में वो बहुत तेज़ी से बहाव होगा और उस करके पूरे में गाढ़ गधेरे आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है।